जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य के पाठ 3 का भाग 1 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था बस की यात्रा। जिसमें मैंने बताया था कि लेखक हरिशंकर परसाई अपने 5 मित्रों के साथ शाम की 4 बजे की बस से जाने को निश्चित करते हैं, जो कि पन्ना से सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती थी और जबलपुर की ट्रेन को मिलाती थी। तो सब ये निश्चित कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, हम उसी बस से जाएंगे। लेकिन कुछ लोग उन्हें सलाह देते हैं कि समझदार लोग जो होते हैं वो इस बस से यात्रा नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो बस है ये डाकिन है। बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा उमड़ती है। वो सोचता है कि इतनी उम्र वाली बस है, इसे तो अनुभव होगा, और इस पर तो यात्रा इसलिए लोग नहीं करते होंगे क्योंकि ये बस जो है वो पूजा की योग्य है। इसके बाद वो अपने मित्रों के साथ उस बस में बैठ जाते हैं। तो वो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जो लोग उन्हें छोड़ने आए हैं, उन्हें बैठाने आए हैं, वो उन्हें इस तरीके से देख रहे हैं जैसे लग रहा है कि उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। उनकी आंखें जैसे कह रही हों कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा हो या रंक हो या फकीर हो। तो आदमी को कूच करने के लिए, यानी आदमी को जाने के लिए केवल एकमात्र साधन की आवश्यकता होती है। जब बस का इंजन स्टार्ट होता है तो लेखक को ऐसा लगता है जैसे पूरा बस ही इंजन हो और लेखक इंजन के भीतर बैठा हो। उस बस में कांच बहुत कम थे और जो बचे थे उनसे लेखक और उनके मित्रों को बचना था, क्योंकि वो कभी भी टूटकर उन्हें लग सकते थे। तो वो सब खिड़की से दूर बैठ जाते हैं और फिर इंजन चलने लगता है। तो लेखक को ऐसा लगता है कि जैसे जो इंजन है वो उनके सीट के नीचे ही लगा हुआ है। तो इतना मैंने आप लोगों को पहले भाग में पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को इसके आगे का भाग बताऊंगी। तो शुरू करते हैं हम पाठ 3 का अगला भाग। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। मतलब लेखक कहना चाहता है कि जिस समय गांधी जी थे, जब वो आंदोलन चला रहे थे, तो लेखक का मानना है कि हो सकता है ये जो बस है उस समय जवान रही होगी। उस समय मतलब नई रही होगी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। मतलब जितना भी उसमें पार्ट था वो एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। मतलब कोई भी ऐसा पार्ट नहीं था जो उसका साथ दे। सब इधर उधर अपने हिसाब से काम कर रहे थे। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। मतलब वो बस इतनी पुरानी हो गई थी कि उसमें लग ही नहीं रहा था कि सीट एक जगह लगी हुई है। कभी लगता था कि वो आगे जा रही है, कभी लगता था पीछे जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। जब बस 8-10 मील चली तो जितना भी उसके लिए भेदभाव था वो सब कुछ मिट गया। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। लेखक कहता है कि जब बस कुछ दूर चली 8-10 मील तो ये समझ में आ गया कि क्यों लोग इस पर नहीं बैठना चाहते। लेखक को ऐसा लगता था कि जैसे सीट
पर वे नहीं बैठे हैं, सीट उनके ऊपर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। अचानक क्या होता है कि बस रुक जाती है। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। लेखक कहता है कि जब बस रुकी तो ये पता चला कि हाँ, जो बस है उसके टंकी में पेट्रोल जिसमें डाला जाता है, तो उस पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। तो ड्राइवर क्या करता है कि जो पेट्रोल था वो एक बाल्टी में निकाल लेता है और बगल में रख लेता है। फिर उसमें एक नली डालता है और नली डालकर इंजन में वो पेट्रोल को भेजने लगता है। फिर लेखक कहता है, अब तो ये उम्मीद मुझे हो गया था कि अभी थोड़ी देर बाद जो बस कंपनी के हिस्सेदार हैं यानी भागीदार हैं, वो इंजन को भी निकाल करके क्या करेंगे, अपनी गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे बच्चे को उसकी माँ दूध की शीशी से दूध पिलाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। बस अब बहुत धीरे धीरे चल रही थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। लेखक कहता है कि जब बस में पेट्रोल जाने लगा नली के द्वारा, तो बस जो थी उसकी रफ्तार कुछ 15-20 मील हो गई। लेखक को बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। कभी भी ब्रेक फेल हो सकता था, कभी भी स्टीयरिंग टूट सकता था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पुराना था। लेकिन जो प्रकृति के दृश्य थे वो बहुत ही लुभावने थे, बहुत ही आकर्षक थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे और उन पेड़ों पर पक्षी बैठे हुए थे। लेखक कहता है कि मुझे जो वो पेड़ थे वो अपने दुश्मन जैसे प्रतीत होते थे। मुझे ऐसा लगता था जैसे जो पेड़ है वो हमारे दुश्मन है। क्यों? क्योंकि जो भी पेड़ आता उस समय लेखक को डर लगता कि कहीं इससे बस टकरा ना जाए। फिर वो पेड़ जब निकल जाता तो फिर लेखक इंतजार करता दूसरे पेड़ का, और जब दूसरा पेड़ आता तो फिर उसको डर लग जाता। और कहीं अगर झील दिख जाती तो लेखक सोचता कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें बस गिर जाए, गोता लगा जाए, यानी इसमें कहीं गिर ना जाए। एकाएक फिर बस रुकी। एकाएक फिर क्या होता है, अचानक फिर बस रुक जाती है। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। लेखक कहता है कि फिर अचानक बस रुक जाती है। ड्राइवर बहुत तरकीब निकालता, बहुत उपाय करता है, लेकिन वो बस नहीं चलती है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो शुरू हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था। तो वो इस समय लेखक को ऐसा ही लग रहा था उस बस के बारे में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू हो गया है। और जो कंपनी के भागीदार थे, उस बस के कंपनी के भागीदार थे, वो क्या कह रहे थे कि बस तो बहुत ही अच्छी है, बहुत मतलब फर्स्ट क्लास की बस है, लेकिन ये तो इत्तेफाक की बात है कि ऐसे ही ये खराब हो गई। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। मतलब चांदनी में वृक्षों की जो छाया थी उसमें वो बस खड़ी हुई थी, तो वो ऐसी लग रही थी कि उसकी स्थिति एकदम दयनीय हो। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। लेखक को ऐसे लगता है जैसे कोई
बूढ़ी स्त्री जो कि चलते चलते थक गई और थक करके बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। लेखक अब सोचता है कि हमें इस पर बैठना नहीं चाहिए था, ये तो वैसे ही अधमरी है, ठीक है, ये इस पर बैठकर हमें नहीं आना चाहिए था। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत यानी प्राणों का अंत हो गया, यानी ये मर गया, तो क्या करना होगा? इस बियाबान यानी निर्जन स्थान, सुनसान, इस निर्जन स्थान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी, अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। जो बस के हिस्सेदार थे वो क्या करते हैं, उसके इंजन को खोलते हैं और फिर कुछ उसमें बनाते हैं। बस आगे चली, मतलब जब बन गया था कुछ, तो क्या होता है कि बस चल पड़ती है। उसकी चाल और कम हो गई थी। बनने को तो बन गया, लेकिन जो बस था वो बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। जो बस थी वो बहुत धीरे धीरे चल रही, उसकी चाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी। धीरे 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 वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। जिस तरीके से एक बूढ़ी स्त्री की आंखों से नहीं दिखता है जब उस ज़्यादा वृद्धा हो जाती है, तो उसी तरीके से लेखक को ऐसा प्रतीत होता है कि जो बस रूपी वृद्धा है उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे समाप्त होने लगी है। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। चांदनी रात थी, तो जो बस थी वो धीरे धीरे रास्ता ढूंढकर, टटोल कर यानी ढूंढकर, धीरे धीरे रेंगते हुए चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। लेखक इसमें बस को एक वृद्धा स्त्री का रूप दिया है। तो वो कहता है कि जब आगे या पीछे से कोई दूसरी बस आते हुए दिखती या दूसरी गाड़ी आते हुए दिखती, तो वो वृद्धा रूपी बस एक किनारे खड़ी हो जाती और कहती, जाओ जाओ, निकल जाओ बेटी, अब तो अपनी वो उम्र नहीं रही कि मैं मतलब रफ्तार से चलूं। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। लेखक कहता है कि किसी तरीके से बस चली, तो कुछ दूर चलने के बाद जब हम एक पुलिया के ऊपर पहुंचे तो उसका एक टायर जो है वो पंचर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मतलब धीरे धीरे चल रही थी तो कोई ज़्यादा उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। जब टायर उसका पंचर हो गया तो वो हिलती है और हिल करके रुक जाती है। थम गई यानी रुक जाती है। अगर कोई स्पीड वाली बस होती, मतलब तेज़ चलती हुई बस होती, तो पंचर होने के बाद जब कोई किसी बस का टायर फटता है तो क्या होता है कि बस उछल जाती है, तो वो उछल करके नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। लेखक कहता है कि मैं पहली बार उस कंपनी के भागीदार की तरफ श्रद्धा भाव से देखा। मतलब मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा उमड़ी, आदर का भाव आया कि ये इस बस के टायर की हालत जानते हैं कि वो कभी भी जवाब दे सकता है, कभी भी फट सकता है, फिर भी अपने जान की परवाह नहीं करते हुए वो उसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। मतलब किसी के अंदर ऐसी भावना होना बहुत ही कठिन है।
सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। लेखक कहता है कि इस आदमी में यानी उस हिस्सेदार में इतना ताकत है, इतना बल है, इतना साहस है और ये बलिदान की जो भावना है उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था, क्योंकि नेता लोगों को उसमें ज़्यादा साहस और बलिदान की आवश्यकता होती है। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। लेखक कहता है कि अगर मान लो बस नाले में गिर पड़ती तो हम जितने लोग उसमें बैठे थे सभी लोग मर जाते, और मरने के बाद जब देवता हमें लेने आते तो उस महान आदमी को देखकर वो बाहें पसार कर कहते, आओ तुम बहुत ही महान हो। क्यों? क्योंकि तुमने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए लेकिन टायर को नहीं बदले दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। लेखक कहता है कि एक टायर जो फट गया था उस टायर को निकाल करके फिर दूसरा घिसा हुआ टायर लगा और फिर बस चल पड़ती है। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक कहता है कि अब हमें ये उम्मीद नहीं रह गई थी कि हम समय पर पन्ना पहुंच जाएंगे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक कहता है कि समय पर क्या, हम तो ये भी उम्मीद छोड़ दिए थे कि हम कभी पन्ना पहुंचेंगे भी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। मतलब वो लेखक कहता है कि पन्ना क्या, हम तो कहीं भी जाने की उम्मीद या पहुंचने की उम्मीद छोड़ दिए थे। क्यों? क्योंकि बस कब धोखा दे दे, कब खराब हो जाए, कब कहीं उसका एक्सीडेंट हो जाए, इसे कोई नहीं जानता था। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। लेखक कहता है कि उस बस में बैठकर ऐसा लग रहा था कि अब तो जिंदगी इसी बस में बीतेगी और अगर समाप्त भी हुआ उस लोक में जाने के लिए भी हम इसी बस से उस लोक में भी चले जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। लेखक कहता है इस पृथ्वी पर कोई मंजिल है ही नहीं। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। लेखक कहता है कि अब हमने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि अब हम पहुंचेंगे भी अपनी मंजिल पर, तो हमने अपनी बेताबी भी ख़त्म कर दी। जो हमारे अंदर तनाव था, जो बेचैनी थी, वो सारी हमारी ख़त्म हो गई और हम जिस तरीके से घर पर इत्मीनान से बैठते हैं उसी तरीके से उस बस में बैठ गए और अपनी चिंता को ख़त्म करके हम हंसी मजाक करने लगे। तो ये जो था ये आपका तीसरा पाठ का दूसरा भाग था और इसके जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी हैं। ये एक व्यंग्य है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। देखिए, कारण बताएं। मैं उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। इसका उत्तर बताना है। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? तीसरा प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? चौथा प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई?
5वां प्रश्न है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में, और पाठ से आगे के 2 प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। जैसे पहला प्रश्न है जो, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। दूसरा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। तो पाठ से आगे के 2 प्रश्न हैं, यानी आपको सब मिला के 7 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और उन्हें याद करने हैं। धन्यवाद।